यस, चलो पाठ को आगे कंटिन्यू करते हुए पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब वी आर ऑन दिस 4th पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा बेटा यहाँ से? लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। मैं आपको समझाती हूँ, रुको। मैरी। हाँ पढ़ लो, रीड स्टार्ट। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात। थैंक यू कीर्ति। यहाँ पे देखो बच्चा, इस पैराग्राफ में जब फादर से लेखक ने पूछा आप सब छोड़कर क्यों यहाँ चले आए, तो फादर ने क्या जवाब दिया? प्रभु की इच्छा थी। और बालक जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे मासूमियत से मुस्कुराते हैं, उसी प्रकार बच्चों की तरह सरलता से मुस्कुराकर फादर ने कहा कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसका आपका क्वेश्चन भी बनकर आ जाता है। ठीक है, सचमुच और वही हुआ। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने के लिए जब उन्होंने मन में तो ठान ही ली थी, अब वो अपने धर्म गुरु के पास गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। ठीक है, जब सन्यास लेने की बात उन्होंने कही, ऐसा उन्होंने शर्त रखी, क्योंकि बेटा सन्यास लेते समय जो सन्यास लेने वाला होता है उसकी कोई ना कोई एक इच्छा पूरी करी जाती है और उसकी शर्त को माना जाता है। तो फादर ने वही शर्त रखी, मैं भारत जाऊंगा। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपसे 3 क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, वो लिखिए। लिखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, फादर के बारे में माँ ने जो भविष्यवाणी की थी, फादर के बारे में, एवरीबडी विल राइट, फादर के बारे में माँ ने जो भविष्यवाणी की थी वह किस तरह सच हुई? वह किस तरह सच हुई? तो वो कैसे सच हुई थी बेटा? कैसे सच हुई थी? मैम की इंजीनियर के अंतिम वर्ष में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा, वेरी गुड। और सच ये हुई? और वह सन्यासी के लिए सन्यासी होने के लिए गए। वेरी गुड, इस तरह उनकी भविष्यवाणी सच हुई। सेकंड क्वेश्चन, फादर धर्म गुरु के पास क्यों गए? वहां उन्होंने क्या शर्त रखी थी? मैम की धर्म गुरु के पास जाकर उन्होंने यह शर्त रखी कि संन्यास लेते समय मैं भारत जाना चाहूंगा। वेरी गुड, शाबाश। थर्ड और क्वेश्चन, वह गुरु के पास सन्यास लेने की शर्त से गए थे। अच्छा शाबाश। थर्ड क्वेश्चन, प्रभु की इच्छा थी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, प्रभु की इच्छा थी, ऐसा फादर ने किस बारे में कहा था? किस बारे में कहा था? ऐसा उन्होंने सन्यासी बनकर भारत सन्यास आने लेने के के लिए। संबंध में कहा था। क्लियर? यस वेरी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, पढ़िए यहाँ से। अच्छा मैं ये बताती हूँ, चलो हाँ पढ़ो। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिस स्टेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्मचार्य की पढ़ाई की, फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किए
और फिर इलाहाबाद में AMA। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। पदार ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपकार भी किया है। नीलपंछी के नाम से बाद में वह सेंट ज्वेलर्स कॉलेज रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज है बेटा, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वही बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई द कैमरास आर ऑफ? ओपन द कैमरा। यहाँ पे बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन टू नोट इट डाउन। भारत जाने के बाद उनके मन में क्यों उठी, ऐसा लेखक ने पूछा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं जानता। बस मन में यह बात आ गई और उन्होंने भारत आने की ठान ली। अब जब वो धर्म गुरु के पास गए थे तो उनकी शर्त, आखिरी शर्त ये मान ली गई थी कि उन्हें भारत में ही जाना है। और उसके बाद संन्यास लेकर वो भारत आ गए सीधा। भारत संन्यास लेकर आ तो गए, मगर सन्यासियों का जीवन क्या होता है वो उनकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले भारत आकर, नोट कर लीजिए कॉपी में कि भारत आकर उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहला कीजिए कि जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई करी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा जरूर। धर्माचार की पढ़ाई करी, उसके बाद उन्होंने देखो पढ़ाई नहीं छोड़ी, 9-10 वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई करी। उसके बाद कोलकाता से उन्होंने बीए भी पास किया, कोलकाता से बीए पास किया और फिर इलाहाबाद में आकर उन्होंने एमए भी पास किया, एमए की भी पढ़ाई करी। जिस दिनों वो एमए कर रहे थे उन्हीं दिनों वहां पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर फादर बुल्के ने 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। क्लियर? शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास किया। और इस के जो पन्ने थे, इसके जो अध्याय थे, जब वो परिमल के अध्यक्ष बने तब परिमल में भी इनके अध्याय पढ़े गए थे जो फादर बुल्के ने वहां पर लिखे थे। फादर ने अब दोबारा से एक मातरलिंग जो लेखक है उसके प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी उन्होंने हिंदी में किया। किस नाम से? नीलपंछी के नाम से। और बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। ठीक है, इस तरह उन्होंने हिंदी को बहुत प्रोत्साहित किया सेंट जेवियर कॉलेज रांची में रहकर। जब हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी इंग्लिश कोश भी तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में यहाँ पर उन्होंने किया। जो हम आज हिंदी में बाइबल पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा किया गया अनुवाद है। उसके बाद वहां पर वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद वो पटना आ गए और पटना जब आए उसके बाद दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद 47 साल की उम्र में, 47 साल हमारे देश में रहे, सच इंडिया में 47 इयर्स तक रहे और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। इस दुनिया को अलविदा कहकर वो चले गए।
इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर यू, और इसी पैराग्राफ से आपको मैं प्रश्न लिखवा रही हूँ, वो लिखिए। पहला प्रश्न, भारत आकर फादर ने अपनी पढ़ाई किस तरह पूरी की? भारत आकर फादर ने अपनी पढ़ाई किस तरह पूरी की? उन्होंने सबसे पहले बेटा जीसेट संघ में रहकर 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़कर कोलकाता से बीए पास किया, और उसके और बाद फिर इलाहाबाद MA। में, शाबाश, इलाहाबाद से एमए पास किया। कीर्ति कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। सेकंड क्वेश्चन मैम है मेरे आपका। कैमरा ऑन करने पर आपकी वॉइस नहीं आ रही, फिर मुझे नेटवर्क इश्यू है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, फादर ने हिंदी साहित्य को किस तरह समृद्ध किया? फादर ने किस तरह, लक्षिता आप भी चले गए हो, ओपन द कैमरा एंड सिट। When you're sitting over there, then open the camera and sit. फादर ने हिंदी साहित्य को किस तरह समृद्ध किया बेटा? उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक शोध प्रबंध पूरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक, प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर किया नीलपंच। वेरी गुड। उसके बाद क्या किया उन्होंने? मैम उन्होंने फिर बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज से रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष खोले थे। उसके बाद हिंदी को किस तरह उन्होंने समृद्ध किया? उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया। वेरी गुड। बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया, और उन्होंने इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया वहां पर रहकर। तो ये काम करके उन्होंने हिंदी को समृद्ध किया। थर्ड क्वेश्चन, फादर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज को अपनी सेवा किस रूप में दी थी? फादर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज को अपनी सेवा किस रूप में दी थी? किस रूप में दी थी बच्चे? मैम रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष खोलकर की थी। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। क्लियर कि रांची में हिंदी संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प तो उन्होंने सन्यासियों का लिया हुआ था, मगर कभी कभी लेखक को ये लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, और मन जो बेटा सन्यास ले लेता है वो सारे मोह माया से दूर हो जाता है, किसी को रिश्ता निभाने की उसको हिम्मत वो नहीं रहती, मन नहीं करता। मगर फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वो एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे पूरी जिंदगी निभाते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। और 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, यानी कि उनकी पॉजिटिविटी अंदर से महसूस हुआ करती थी। जब भी वो दिल्ली आते थे लेखक से जरूर मिलते थे, खोजबीन कर उनको जरूर मिलते थे, समय निकाल कर, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर चीज झेल कर लेखक से मिल के जरूर जाते थे, क्योंकि लेखक से उनका बहुत करीबी रिश्ता था, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? कोई भी सन्यासी नहीं करता। वो तो आते हैं, हम खुद सन्यासियों से मिलने जाते हैं, सन्यासी हमसे मिलने नहीं आते हैं, मगर फिर भी वो ऐसा करते थे। उनकी चिंता एक ही थी, वो ये थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना, ठीक है। और हर मंच पर उनकी ये तकलीफ वो बयां करते थे, मंच पर वो दुनिया को बताते थे। और उनको तकलीफ होती थी कि भारतवासी होते हुए भी हम भारत हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। हर देश में अगर देखा जाए बेटा, तो हर देश में मातृभाषा जरूर बोली जाती है। केवल हमारा ये भारत है, यहाँ पे कुछ लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं, उनको शर्म महसूस होती है, जबकि ये तो तुम्हारी मदर टंग है, मातृभाषा है। इसको बोलने से काय की शर्मिंदगी? इसको तो हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना।
तो उनको यही तकलीफ होती थी कि भारतीय होते हुए भी आप हिंदी की उपेक्षा करते हैं, हिंदी को तो राष्ट्र भाषा बनाना चाहिए, और ये चिंता उनके मुख पे दिखती थी। उनकी एक आदत थी बेटा कि वो जब भी किसी से मिलते थे तो घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में बहुत सबसे पूछा करते थे, ये स्वभाव था उनका। और बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से केवल सांत्वना के शब्द ही निकलते थे। अनन्या, आई थिंक यू आर टॉकिंग टू समवन, नॉट पेइंग अटेंशन। Why? Pay attention in your studies बेटा। कोई भी कितना भी बड़ा दुख हो, उनके मुंह से केवल सांत्वना के जादू भरे शब्द ही सुनने को मिलता था, और ऐसे शब्द जो किसी गहरी तपस्या से जन्मते हैं। बच्चे, लेखक कह रहा है हर मौत दिखाती है जीवन की एक नई राह। आपका अगर कोई बहुत करीबी गुजर जाता है तो एक नई राह आपको दिखाकर जाता है, और यही राह लेखक को एक दुर्घटना में जब उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, उसकी याद आ जाती है, और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति। आपने पहले देखा होगा कि जब लेखक का जब पुत्र हुआ था तो फादर ने ही उसे अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया था। ये हमने ऊपर पढ़ा था ना बेटा। अब किसी दुर्घटना में जब उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई तो फादर ने लेखक को इतने सांत्वना भरे ऐसे ऐसे शब्द कहे जिसको सुनकर लेखक उस भारी दुख में भी अपने अंदर शांति महसूस करने लगा था। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चे? अब इस पैराग्राफ में से आपको मैं 3 क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, वो लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक को फादर संकल्प के सन्यासी क्यों लगते थे? क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प के बल पर सन्यास ले लिया था, और उनको मन से सन्यास नहीं थे, वह रिश्ते बनाते कब छोड़ते नहीं थे। वेरी गुड। मन से सन्यासी इसलिए नहीं लगते थे क्योंकि वो एक बार जिससे रिश्ता बनाते थे उसे कभी तोड़ते नहीं थे। अब सेकंड क्वेश्चन लिखिए, उन कारणों का उल्लेख कीजिए, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनसे लेखक को लगता था कि फादर मन से सन्यासी नहीं है। फादर मन से सन्यासी नहीं है। देखो बच्चा, मैम वासु क्लास के अंदर ले लो, वेटिंग रूम में है। वासु has come very late. What is the time now? मैं वो नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाया, वो कर रहा था ज्वाइन। फर्स्ट लिखिए, पहला है फादर संबंध बना लेते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे। सेकंड आपका लिख सकते हो कि फादर अपने संबंधों को भली प्रकार निभाते थे। और तीसरा, फादर जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक से बिना मिले नहीं जाते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसे भी मौसम की मार हो, वो खोजबीन करके लेखक से मिल के ही जाते थे। इन्हीं 3 कारणों से लेखक को ये लगता था कि फादर मन से सन्यासी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, फादर हिंदी भाषा के प्रति असीम लगाव रखते थे। हिंदी भाषा के प्रति असीम लगाव रखते थे, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। कैसे स्पष्ट करोगे बेटा? हम फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरह देखना चाहते थे। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। बयान करते थे, इनके लिए अकर्तव्य तर्क करते थे। वेरी गुड।
क्योंकि फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और वो हर मंच पर इस मुद्दे को उठाते थे और हिंदी की उपेक्षा करने वालों पर अपना दुख प्रकट करते थे कि तुम भारत में रहकर, भारतवासी होकर हिंदी की उपेक्षा करते हो, ये सबसे बुरी बात है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला। रीड दिस पैराग्राफ। मैं यस। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों के सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, सरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतर गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी, उदास पेड़ों की घनी छाल वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छा थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गहरे वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आशाओं से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि के से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल के उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चे। आज फादर बुल्के नहीं है और जस्ट अ मिनट बेटा। दिल्ली में फादर बुल्के बीमार रहे और लेखक को पता नहीं चला कि वो कब चल बसे। जो इंसान बाहें खोलकर सबको गले लगाया करता था, इस बार उन्होंने किसी को भी गले नहीं लगाया। जब लेखक ने देखा तब उनकी बाहें, दोनों हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी। और जब क्रिश्चियंस लोग ताबूत में लिटाते हैं तो बेटा पेट के ऊपर दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर ऐसे लिटाया जाता है। उसी प्रकार वहां पर वो लेटे हुए दिखाई दिए। ताबूत में उनका जिस्म पड़ा था और जो शांति उनके चेहरे पर बरस रही थी वो स्थिर थी। क्लियर? अब तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत लाया गया, छोटी सी नीली गाड़ी में, और वहां पे ताबूत उतारा गया। कुछ पादरी भी थे उनके साथ और रघुवंश जी का बेटा भी था और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी, उदास पेड़ों की घनी छा वाली सड़क, यानी कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे,
उदास सड़क दिख रही थी, वो घनी थी, पेड़ों की से घनी सड़क थी, लंबी सड़क थी। वहां से वे लोग उनको लेकर आखिरी छोर तक लेकर गए, कब्रगाह के आखिरी छोर तक लेकर गए, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अबाक मुंह खोले लेटी थी। पहले से जब किसी कब्र को लाया जाता है तो बेटा ये लोग क्या करते हैं, पहले से खुदाई करके रखते हैं ताकि उसके अंदर कब्र को लिटा दिया जाए और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए। तो वहीं पर धरती अपनी गोद में सुलाने के लिए मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी, करील पेड़, और चारों ओर कब्र थी और बहुत तेज धूप थी। और उस तेज धूप में जिनेंद्र कुमार जी थे। ये नोट कर लीजिए कि कौन कौन लोग थे। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार व डॉक्टर निर्मला जैन जी भी थी, और मसीही समुदाय के लोग थे वहां पे। पादरीगण थे, बहुत सारे पादरी थे, यानी उनके बीच से गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी थे, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहतों में दबे हुए दिखाई दिए। वो इतने अंदर से दुखी थे कि वाकई बहुत पहले से वहां पे खड़े थे और दुख में डूबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। जब ताबूत को धरती में लिटा दिया जाता है, उस खड्डे में रख दिया जाता है, तो चारों ओर से लोग और करीब आ जाते हैं। उसके ऊपर पहले सब एक एक मिट्टी डालते हैं और फिर उसको फावड़े से मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है। तो सभी लोग सिमट आए थे और फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। उनकी कोई रस्म होती होगी बेटा, पहले जो बॉडी अंदर थी उसको कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदुओं का अंतिम संस्कार अलग होता है, इनका मसीही लोगों का अलग होता है। और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा ये विधि, अंतिम संस्कार की विधि कराई गई। नाम नोट कर लेना, रांची के फादर पास्कल तोयना। और हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की गई, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में की गई। और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, वहीं पर